हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हमारे फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल 17 को डिटेल में कवर करेंगे। आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद महार जाति को बिलोंग करते थे, जिस जाति के लोगों को अनटचेबल समझा जाता था, जिसकी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर को अपने जीवन में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस और अन्यायों को सहना पड़ा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में पानी पीने के लिए जो नल था, उन्हें उस नल को हाथ लगाना भी अलाउड नहीं था। यानी अगर उनको पानी पीना है तो पियोन या फिर दूसरे बच्चों को उनके लिए नल खोलना पड़ता था। अंबेडकर जी अनटचेबल्स की समस्याओं को भली भांति समझते थे और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिसाइड किया कि देश से अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना ही होगा। और अगर अनटचेबिलिटी को हमेशा के लिए स्टॉप करना है तो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाना पड़ेगा, एक ऐसा ऑफेंस जिसे करने पर कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान हो, ताकि सज़ा के डर से लोग अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने से बचें। इसी के साथ साथ ये सुनिश्चित करना भी ज़रूरी था कि आने वाले समय में इन प्रावधानों को हटाया या फिर डाइल्यूट ना किया जा सके। इसीलिए एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो इस तरह हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 मिला। यहाँ पर यह बात गौर करने वाली है कि आर्टिकल 17 में किसी भी तरह के कोई एक्सेप्शंस नहीं है, यानी यहाँ पर कोई भी रियायत या फिर छूट नहीं दी गई है। अब बात यह है कि ये तो तय हो गया कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हुए अगर कोई पाया गया तो उसे सजा दी जाएगी, बट सजा क्या होगी ये डिसाइड होता है अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 से, जिसे पार्लियामेंट ने पास किया था। इस एक्ट को बाद में अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1976 में एक बार अमेंड किया गया ताकि पनिशमेंट्स को और ज़्यादा सख्त बनाया जा सके, और इस एक्ट का नाम बदलकर अब रख दिया गया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के हिसाब से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने की सज़ा है 6 महीने जेल या फिर 500 रुपये या फिर दोनों। और हाँ, कोई भी इंसान जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के जुर्म में सज़ा काट चुका है वो कभी भी एमएलए या फिर एमपी के इलेक्शंस नहीं लड़ सकता, वो कभी भी एमएलए या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता। बट हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि अनटचेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है अनटचेबिलिटी? ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और ना ही पार्लियामेंट ने अपने किसी भी एक्ट में इसको डिफाइन किया है। और अगर हम डिक्शनरी में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि अगर कोई छू ना सके या किसी को छूना अलाउड ना हो तो उसे अनटचेबल कहा जा सकता है। बट क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं इस वर्ड अनटचेबिलिटी का मीनिंग ये है? क्या हम अनटचेबिलिटी के इस डिक्शनरी मीनिंग पर रिलाई कर सकते हैं? जी नहीं। डिक्शनरी में जो ये मीनिंग लिखा है हम इस पे तो रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है और इसको डिफाइन नहीं किया गया है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही पार्लियामेंट के किसी एक्ट में, तो हम उस टर्म का मतलब हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी लैंडमार्क जजमेंट में ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैसूर हाई कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया है। मैसूर हाई कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को सिंगल कोट्स में मेंशन किया गया है। इसका मतलब ये कि हमें अनटचेबिलिटी को लिटरल या फिर ग्रामेटिकल सेंस में नहीं समझना चाहिए। मैसूर हाई कोर्ट ने डिफाइन किया है कि अनटचेबिलिटी हमारे देश में जन्मी एक सामाजिक बुराई है, जिसके कारण कुछ क्लासेस और सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज को उनके जन्म के आधार पर सदियों तक डिस्क्रिमिनेट किया गया है। मैसूर हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कुछ लोगों को समाज में उनके कार्यों के कारण बॉयकॉट कर दिया गया है या फिर उन्हें रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने से मना कर दिया गया है तो वो अनटचेबिलिटी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके दोस्तों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि ना तो वो आपसे बात करेंगे, ना आपके साथ खाना खाएंगे और ना ही आपकी शक्ल देखेंगे, तो क्या ये अनटचेबिलिटी है? नहीं, ये अनटचेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स ने आपको कास्ट के आधार पर बॉयकॉट नहीं किया है। यानी मद्रास हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि जन्म के आधार पर कुछ कास्ट के लोगों को जो बॉयकॉट किया जाता है उसको अनटचेबिलिटी कहा जाता है। तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि अनटचेबिलिटी क्या होती है। अब जरा ये समझ लेते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में किन किन चीज़ों को ऑफेंस माना गया है। अगर आप किसी इंडिविजुअल को प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप जैसे कि मस्जिद, टेम्पल, गुरुद्वारा एटसेट्रा में प्रवेश करने से रोकते हैं उनकी कास्ट की वजह से, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में एक ऑफेंस है। इसके अलावा अगर आप लोगों को अपने आर्टिकल्स, स्पीचेस के ज़रिए ये समझाते हुए पाए गए
कि अनटचेबिलिटी सही है और अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तो ये भी एक ऑफेंस है। इतना ही नहीं, अगर आप हॉस्टल, होटल, हॉस्पिटल या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर पब्लिक एंटरटेनमेंट वाली जगह चलाते हैं और वहाँ आप किसी इंडिविजुअल को उसकी कास्ट की वजह से उसका प्रवेश रोकते हैं, तो ये भी एक ऑफेंस माना गया है सिविल राइट्स एक्ट 1955 में। और हाँ, अगर आप किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को अनटचेबिलिटी के ग्राउंड पर इंसल्ट करते हैं, तो भी सिविल राइट्स एक्ट 1955 के तहत आपको अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए सजा दी जाएगी। और अगर आपकी कोई दुकान है जहाँ पर लोगों को आप अपनी सर्विसेज देते हैं, तो वहाँ भी आप किसी इंसान को सामान बेचने से या अपनी सर्विसेज देने से मना नहीं कर सकते उसकी कास्ट की वजह से। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका एक सैलून है, आप लोगों के बाल काटते हैं। अगर वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और आपने उसके बाल काटने से मना कर दिया, तो वो व्यक्ति आपको अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए कोर्ट ले जा सकता है अगर वो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है। बट अगर वो व्यक्ति शेड्यूल कास्ट का नहीं है तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये था आर्टिकल 17। और अब बारी है आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास महाराजा, राज बहादुर, राय साहब, राय बहादुर और दीवान बहादुर जैसे बड़े बड़े टाइटल्स थे। ये टाइटल्स इनको कहाँ से मिले? ये टाइटल्स इनको मिले थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से या ब्रिटिश सरकार से। अब इन टाइटल्स की खास बात ये थी कि ये टाइटल्स अपने आप में हेरिडिटरी टाइटल्स थे, यानी राय बहादुर का जो बेटा है वो राय बहादुर बनेगा, राज बहादुर का बेटा राज बहादुर, और दीवान बहादुर का बेटा भी बड़ा होकर दीवान बहादुर बन जाएगा, राय साहब का बेटा बड़ा होकर राय साहब बन जाएगा, और इसी तरह महाराजा का बेटा महाराजा। बट आम जनता के पास इस तरह के कोई भी टाइटल्स नहीं हुआ करते थे। तो इस तरह हमारे समाज में टाइटल्स की वजह से इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मानना था कि अगर इन टाइटल्स को कंटिन्यू किया गया तो ये आम जनता के राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन होगा। इसीलिए आर्टिकल 18 में जितने भी हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी थे उन्हें एबॉलिश कर दिया गया, यानी कि जो भी टाइटल्स पहले से चले आ रहे थे उन सब को एबॉलिश कर दिया गया। तो इस तरह आज़ाद भारत में कोई महाराजा नहीं, कोई राय बहादुर नहीं और ना ही कोई राज बहादुर। यानी कहा जा सकता है कि अबोलिशन ऑफ टाइटल्स ने सभी नागरिकों को इक्वलिटी प्रदान कर दी। चलो ये तो हो गया कि ब्रिटिश सरकार ने जितने भी टाइटल्स दिए थे उनको आपने अबोलिश कर दिया। बट आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि हमारे देश के नागरिकों को कोई बाहर का देश टाइटल्स देना शुरू कर दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर से इनइक्वलिटी आ जाएगी। इसीलिए आर्टिकल 18 में ये भी कहा गया कि अगर कोई फॉरेन स्टेट इंडियन सिटीजन्स को टाइटल देता भी है तो भी इंडियन सिटीजन ऐसा कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो हमने अब तक ये देखा कि आर्टिकल 18 में जितने भी पुराने टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी थे उन सबको बैन कर दिया गया। बाहर के किसी देश से हमें अगर कोई टाइटल मिलता है तो वो हम ले नहीं सकते। और ये भी कहा गया कि इंडियन स्टेट जो है वो किसी भी तरह का कोई भी टाइटल देगा नहीं, ना सिटीजन्स को और ना फॉरेनर्स को। और टाइटल्स के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और भी ऐड कर दी गई, और वो ये कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो तो आप किसी भी फॉरेन स्टेट से ना तो टाइटल ले सकते हो, ना कोई प्रेजेंट, ना कोई सैलरी, ना कोई प्राइज मनी और ना ही कोई पोजीशन ले सकते हो जब तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मंजूरी ना दे दे। और ये प्रोविज़न बेसिकली सिटीजन्स के साथ साथ उन फॉरेनर्स के लिए भी लागू होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आखिर होता क्या है, इसका मतलब क्या है। बट समझे कहाँ से? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं किया गया और ना ही इसके बारे में पार्लियामेंट द्वारा किसी भी एक्ट में कोई जिक्र है। बट हमें पता है कि अगर कोई टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है और जिसका मतलब ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और ना ही पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट में, तो ऐसी स्थिति में हम डिपेंड करते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई इंटरप्रिटेशन पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी लैंडमार्क जजमेंट में मेंशन की होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के कई सारे लैंडमार्क जजमेंट में ये इंटरप्रिटेशन हमें मिलती है कि अगर आपका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी लोकल गवर्नमेंट द्वारा किया गया है और उस अपॉइंटमेंट या फिर उस पोजीशन पर आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, जैसे कि आपको सरकार से सैलरी मिलती है या कुछ अलाउंसेस मिलते हैं,
तो इसका मतलब है कि आप सरकार में एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन अब हमें क्लियर है। अब इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 18 बेसिकली फॉरेन सिटीजन्स हो या इंडियन सिटीज़न, जो भी इंडियन गवर्नमेंट में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, वो बिना इंडियन प्रेसिडेंट की मंजूरी के कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, चाहे उसका अपना देश उसको टाइटल दे रहा हो। तो ये तो हुए आर्टिकल 18 के प्रोविजंस, बट आर्टिकल 18 में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और एक्सेप्शंस मेनली उस प्रोविज़न से रिलेटेड हैं जो ये कहता है कि स्टेट किसी भी सिटीज़न को कोई टाइटल नहीं देगा, क्योंकि स्टेट कुछ केसेस में टाइटल्स देता है, और वो टाइटल्स देता है मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस में। जैसे कि मिलिट्री में आपने देखा होगा कि मेजर, कर्नल, ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं। और इसी तरह एकेडमिक डिस्टिंक्शन, जैसे कि अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपको डॉक्टर, या फिर आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं तो भी आप डॉक्टर्स, इंजीनियर, इस तरह के टाइटल्स आप लोगों को मिल सकते हैं एज अ एकेडमिक डिस्टिंक्शन। तो इनको एबॉलिश नहीं किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार जो है नेशनल अवार्ड देती है, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक जजमेंट में ये कहा था कि आर्टिकल 18 जो है वो हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी को बैन करता है, और नेशनल अवार्ड तो मेरिट के बेस पे दिए जाते हैं, इसीलिए नेशनल अवार्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, इनको रोका नहीं जा सकता। और इसी जजमेंट में ये भी कहा गया कि अवार्डीज जो है वो अपने नाम के साथ पद्म विभूषण, पद्म भूषण एक्सेट्रा जैसे प्रीफिक्स या फिर सफिक्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। बट कोई इसको रोक भी नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकल 18 मात्र एक डायरेक्टरी आर्टिकल है, तो ये सिर्फ डायरेक्शन देता है, बोलता है कि भैया ऐसा करो मत। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो इसके वॉयलेशन या इन्फ्रिंजमेंट के लिए कोई पेनल्टी तो मेंशन की नहीं गई है। हालांकि पार्लियामेंट अगर चाहे तो इससे रिलेटेड कोई एक एक्ट पास कर सकता है, जो कि अब तक तो नहीं किया गया है। तो ये था आर्टिकल 18। इसी के साथ साथ हमने राइट टू इक्वालिटी के सभी आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक के सभी आर्टिकल्स को कवर कर लिया है।